स्वागत है आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम लोग आज वोकेबलरी का एक सेशन करने वाले हैं। काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे थे कि आपके लिए कुछ ऐसा किया जाए और सौभाग्यवश आज वो दिन आ गया है कि हम लोग वोकैब शुरू कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और पहला शब्द आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वो वर्ड्स हमने लिए हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो वर्ड है दोस्तों वो है बैफल। बैफल की अगर बात की जाए तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। वर्ब जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप अगर समझेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। तो बैफल जो है वो एक वर्ब है, ये एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। क्या है इसका मीनिंग? इसका मीनिंग है टू बी इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, टू कन्फ्यूज समबडी वेरी मच। किसी चीज़ को समझना लगभग असंभव हो और कोई ऐसी चीज़ जो हमें किस में डाल दे? उलझन में डाल दे, कन्फ्यूजन में डाल दे। ये जो है मीनिंग है बैफल का। तो बैफल का मीनिंग होता है किसी को उलझन में डाल देना, किसी को चक्कर में फंसा देना, सर चकरा देना, है ना। कोई ऐसी चीज़ जो आपको एकदम से जो है दुविधा में डाल दे, कंफ्यूज कर दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैफल। इसके लिए एक ईडियम मुझे याद आ रहा है तो मैं आपसे उसको शेयर कर लेता हूँ। ईडियम है दोस्तों एट अ लॉस। एट अ लॉस कई बार ये एसएससी एग्ज़ाम्स में देखा गया है। ये जो ईडियम है एट अ लॉस, इसका मतलब होता है कन्फ्यूजन, डाउट, दुविधा। तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न से संबंधित है, तो ये आपसे मैंने शेयर किया। एक और ईडियम यहाँ पर मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा जो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन के मीनिंग से संबंधित है, और वो जो ईडियम है दोस्तों वो है इन ए डिलेमा। इन ए डिलेमा जो ईडियम है उसका भी मतलब होता है कन्फ्यूजन होना, दुविधा होना, परेशानी होना। दोस्तों अब चलते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ कि अगर इस वर्ब को, बैफल को सेंटेंस में यूज़ किया जाए तो क्या इसका मीनिंग हो सकता है। दोस्तों दिया हुआ है हिज इलनेस बैफल्ड द डॉक्टर्स, कि उसकी जो इलनेस थी, उसकी जो बीमारी थी, उसने डॉक्टर्स को क्या कर दिया? कंफ्यूज कर दिया, चकरा दिया। डॉक्टर्स को समझ में नहीं आ रहा था कि यार वाकई में जो ये प्रॉब्लम है आखिर वो है क्या। तो ये सेंटेंस हमने यहाँ पे बनाया, हिज इलनेस बैफल्ड द डॉक्टर्स, कि उसकी जो बीमारी थी, इलनेस थी, उसने डॉक्टर्स को क्या कर दिया? कंफ्यूज कर दिया, परेशान कर दिया। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। ये जो इलनेस है इसमें देखो आपको यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है? NESS। तो इंग्लिश लैंग्वेज में NESS सफिक्स यानी प्रत्यय जो है वो आपको नाउन यानी संज्ञा के साथ देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक वर्ड लिखता हूँ आपके लिए। मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी। हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है? खुशी। तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आपसे कोई पूछे तो हैप्पीनेस का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है दोस्तों? नाउन है, क्योंकि इसमें देखो कौन सा सफिक्स यहाँ पे लगा हुआ है? NESS। एक और मैं आपके लिए लिखता हूँ यहाँ पे वर्ड, मैंने लिखा सैडनेस। तो सैडनेस में कौन सा सफिक्स है दोस्तों? NESS। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी क्या है? नाउन। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है साथ साथ चलती रहेंगी। सिनोनिम्स, पर्यायवाची आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। तो बैफल के सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? तो बैफल के सिनोनिम्स है प्यारे बच्चों परप्लेक्स, पजल, बीवाइल्डर, बेम्यूज। दोबारा सुनिएगा क्या कहा? परप्लेक्स, पजल, बीवाइल्डर, बेम्यूज। इन सारे शब्दों का अर्थ भी क्या है? कंफ्यूज कर देना, चकरा देना, उलझन में डाल देना। अब विलोम शब्द क्या होंगे? भाई जो चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है, उलझन में डाल रही है, उसका अपोजिट क्या हो सकता है? सुस्पष्ट, कि जो चीज़ बिल्कुल क्या है? क्रिस्टल क्लियर है, जो चीज़ बिल्कुल
जो है साफ है, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही है, जिसमें कोई उलझन नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। तो यही होंगे इसके एंटोनिम्स, विलोम शब्द। तो इसके एंटोनिम्स क्या है? क्लैरिफाई, एनलाइटन, क्लियर अप। ये क्लियर अप जो है वो फ्रेजल वर्ब है। क्या होता है फ्रेजल वर्ब? जब भी हम लोग वर्ब में प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं तो जो हमें फ्रेज मिलता है उसको हम लोग फ्रेजल वर्ब बोलते हैं, और फ्रेजल वर्ब अपने मीनिंग कन्वे करती है। क्लियर अप फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है कि आप जो है किसी चीज़ को बिल्कुल सुस्पष्ट कर दें, सामने वाले को क्लियर कर दें, उसमें जो है कोई उलझन ना हो। तो बैफल के एंटोनिम्स हो गए दोस्तों क्लैरिफाई, एनलाइटन और क्लियर अप। ठीक है, अब देखो दोस्तों इसको किस तरीके से अपन याद रख सकते हैं बैफल को। तो इसकी एक ट्रिक थोड़ी मैंने डेवलप करने की प्रयास की है, आपको अगर फ़ायदा हो तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बैफल को आप थोड़ा सा जो है इस तरीके से रिलेट कर ले, बाफला बावला, बाफला बावला। देखिए थोड़ा सा कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है, इसी तरीके से याद रख पाएंगे। ठीक है, अगर आप कोई बेहतर ट्रिक बना पाए अपने लेवल पे तो स्वागत है, कमेंट्स में बताइएगा, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो बैफल यानी कि बाफला, इस तरीके से आप इसको रिलेट करिए, बाफला बावला, बाफला बावला। तो कोई व्यक्ति जो है बावला होकर के घूमता रहता है, मतलब वो हमेशा किस में रहता है? उलझन में रहता है, परेशानी में रहता है, हमेशा बावला, पागल की तरह, बावला जो है पागल को बोलते हैं, बावले की तरह जो है इधर उधर घूमता रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये शब्द याद हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला शब्द जो है हमारी स्क्रीन पर कन्फ्रंट। जी हाँ, बहुत ही अच्छा शब्द है कन्फ्रंट। कन्फ्रंट का पार्ट्स ऑफ स्पीच भी वर्ब है, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा प्यारे बच्चों? एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। कन्फ्रंट का जो मीनिंग है वो है टू फेस, मीट और डील विथ अ डिफिकल्ट सिचुएशन और पर्सन, कि किसी मुश्किल परिस्थिति का या किसी मुश्किल व्यक्ति का सामना करना, उसको जो है फेस करना, उससे डील करना। डील मतलब उससे किसी प्रकार का भी कोई व्यवहार या संबंध रखने का प्रयास करना, उस चीज़ को बोलते हैं कन्फ्रंट। तो कन्फ्रंट का मतलब अगर अपन हिंदी में लें तो कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना। कन्फ्रंट का मतलब क्या होता है? सामना करना। किसका सामना करना? किसी मुश्किल परिस्थिति का या किसी व्यक्ति का। ठीक है, दोनों में से किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सेंटेंस देखिए मैंने क्या लिया है, दे कन्फ्रंटेड द इन्वेडर्स एट द शोर, कि उन्होंने घुसपैठियों का सामना किया था। कहाँ पर? शोर पर। शोर का मीनिंग क्या होता है प्यारे बच्चों? शोर का मीनिंग होता है किनारा, और इन्वेडर जो वर्ड है इसका मतलब होता है घुसपैठिया। इन्वेडर शब्द का अर्थ होता है घुसपैठिया। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस हमने लिया इसका मीनिंग है कि उन्होंने सामना किया था घुसपैठियों का। कहाँ पर? किनारे पर। अब देखो दोस्तों इसके सिनोनिम्स क्या है पर्यायवाची? चैलेंज, चुनौती पेश करना, एनकाउंटर, सामना करना, एकॉस्ट, सामना करना, फेस करना, चुनौती देना। ये इसके सिनोनिम्स हो गए, चैलेंज, एनकाउंटर और एकॉस्ट। और इसके विलोम शब्द क्या हो गए कि भाई आप जो है किसी चीज़ से बच रहे हैं, किसी चीज़ से छुप रहे हैं, किसी चीज़ से किनारा कर रहे हैं, किनारा करना। तो ये जो है इसके विलोम शब्द हो सकते हैं कि आप किसी परिस्थिति का सामना नहीं कर रहे, बच के निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके एंटोनिम्स हो गए अवॉइड, डोज और इवेट। ये इसके एंटोनिम्स हो गए। अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या हो सकती है दोस्तों? कन्फ्रंट को याद रखने की ट्रिक देखिए, इसको याद रखेंगे फ्रंट से। जो हमारी जो सीमा होती है, जहाँ पर हमारी फौज होती है, उसको फ्रंट बोला जाता है। और अक्सर इस शब्द का उपयोग होता है कि भी फ्रंट के ऊपर जो है लड़ाई हुई, दोनों फौजें आमने सामने थी। तो फ्रंट से आप इसको याद रख सकते हैं कि फ्रंट के ऊपर फौजें होती हैं देशों की, और वो एक दूसरे का क्या करती हैं? सामना करती हैं,
एक फौज दूसरी फौज को फेस करती है, और वो कैसी सिचुएशन होती है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन, क्योंकि वे लड़ाई जो है वो कोई आसान काम नहीं है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं फ्रंट से, कि फ्रंट से याद रख लेंगे, फ्रंट मतलब सीमा, सीमा पर एक फौज दूसरी फौज का सामना करती है, तो कन्फ्रंट का मतलब हो जाएगा सामना करना, फेस करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला वर्ड हमारी स्क्रीन पर है बेनेवोलेंस। जी हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है दोस्तों। बेनेवोलेंस का मतलब होता है डिजायर टू डू गुड टू अदर्स, इच्छा दूसरों के साथ अच्छा करने की, दूसरों के साथ अच्छा करने की इच्छा, यानी कि परोपकार। क्या मीनिंग निकल के आ गया, परोपकार, लोगों के ऊपर परोपकार करना, लोगों की सेवा करना, लोगों की मदद करना, इस तरीके की इच्छा, इस तरीके के भाव अगर हैं तो उस चीज़ को बेनेवोलेंस बोला जाता है। दोस्तों यहाँ से एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एग्ज़ाम में कई बार यहाँ से एक और वर्ड आपको पूछा गया है, बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का अर्थ क्या होता है दोस्तों, बेनेवोलेंट का अर्थ होता है परोपकारी। बेनेवोलेंट का अर्थ क्या होता है, परोपकारी। तो लोगों की मदद करना, लोगों की सहायता करना, ऐसा जो काम करता है ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं बेनेवोलेंट, परोपकारी। जैसे मदर टेरेसा हुई थी, वो लोगों की सेवा करती थी, तो शी वॉज अ बेनेवोलेंट। सलमान खान है आज के समय में, वो काफ़ी गरीब लोगों की मदद करते हैं, जिनको ज़रूरत होती है उनका कईयों का इलाज करवा देते हैं, तो ही इज़ ऑल्सो ए बेनेवोलेंट। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो लोगों की मदद करता है, उनकी सेवा करता है, उनकी हेल्प करता है, उसको हम लोग बेनेवोलेंट बोल सकते हैं, और ये जो इच्छा, ये जो गुण है उसको बेनेवोलेंस बोला जाता है। एग्जाम्पल हमने लिखा, वी शुड शो बेनेवोलेंस टुवार्ड्स अदर्स, कि हमें जो है दूसरे लोगों के प्रति क्या दिखाना चाहिए, बेनेवोलेंस दिखाना चाहिए, परोपकार दिखाना चाहिए, मदद जो है करनी चाहिए। तो इसके सिनोनिम्स क्या हैं दोस्तों, सिनोनिम्स हैं कंपैशन, जेनरोसिटी, फिलेंथ्रोपी, काइंडनेस। क्या है सिनोनिम दोस्तों इसके, कंपैशन, जेनरोसिटी, फिलेंथ्रोपी और काइंडनेस। अब देखो अभी अभी आपको मैंने बताया था शुरू में कि NESS से ख़त्म होने वाले वर्ड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, उनका क्या होता है, नाउन। तो काइंडनेस जो है वो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, संज्ञा हो गई। और ये जो जेनरोसिटी है, इसमें हमें एक और सफिक्स नज़र आ रहा है, ITY। ITY से ख़त्म होने वाले शब्दों का भी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, नाउन होता है, संज्ञा होती है। और ये जो जेनरोसिटी है, इसका जो एडजेक्टिव फॉर्म है, अगर हम लोग यूज़ करना चाहें तो क्या यूज़ कर सकते हैं, जेनरस। जेनरस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं उदार, जिसका जो हृदय है प्रेम और इससे भरा हुआ है करुणा से। और यहाँ से ये जो वर्ड हमने लिखा है ना, फिलेंथ्रोपी, इसका भी वन वर्ड SSC ने कई बार यहाँ से पूछ रखा है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। वन वर्ड पूछा हुआ है फिलेंथ्रोफिस्ट। फिलेंथ्रोफिस्ट का भी अर्थ क्या होता है, परोपकारी, और फिलेंथ्रोपी परोपकार, बेनेवोलेंस का सिनोनिम है। और अगर ये NES यहाँ से हटा दूंगा तो एडजेक्टिव मिल जाएगा काइंड, जिसका मतलब होता है दयालु या उदार। तो इस तरीके से ये जो वर्ड्स जो हैं उनका इंटरचेंज अगर आप समझने लग जाएंगे तो बहुत आसान होगा आपके लिए। कंपैशन में कौन सा सफिक्स नज़र आया है, SION। SION से ख़त्म होने वाले शब्द अंग्रेज़ी में किसकी तरह काम करते हैं, नाउन की तरह काम करते हैं। और यहाँ से वर्ड बन जाएगा कंपैशनेट। क्या वर्ड बन जाएगा, कंपैशनेट। कंपैशनेट का मतलब होता है परोपकारी, जिसमें दया और करुणा कूट कूट के भरी हुई है। अगर यहाँ से एक और वर्ड आप निकालना चाहें तो निकल जाएगा, पैशन। पैशन का मतलब होता है जुनून, और जो जुनून से भरा हुआ है आपकी तरह, जिसमें सफलता को प्राप्त करने का जुनून है, वो है पैशनेट। और एंटोनिम्स की तरफ अब बढ़ जाते हैं। परोपकार का अपोजिट क्या है, कि भी जो लोगों की मदद नहीं करना चाहता, लोगों की हेल्प नहीं करना चाहता, तो वो लोगों को क्या देना चाहता है, कष्ट। अब कष्ट देगा तो वो कैसा है, क्रूर। तो यही इसके एंटोनिम्स है, क्रुएल्टी,
हार्शनेस, अनकाइंडनेस और इल विल। इल विल का मतलब होता है कि जिसके विचार, जिसकी जो इच्छा है वो इल है। इल मतलब बेकार है, खराब है, ये नेगेटिव प्रेफिक्स की तरह काम करता है। इल विल मतलब जिसकी इच्छा जो है वो खराब है, बेकार है। इल विल जो लोगों की मदद करने का नहीं सोचता। तो ये जो है दोस्तों, यहाँ पर हमने एक और वर्ड क्लियर कर लिया, वर्ड था बेनेवोलेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला शब्द है हमारे पास क्राफ्टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा वर्ड है। एडजेक्टिव है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या होता है एडजेक्टिव? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। क्राफ्टी का अर्थ है क्लेवर एट गेटिंग और अचीविंग थिंग्स बाय यूजिंग अनफेयर और डिसऑनेस्ट मेथड्स। कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें सफलता चाहिए किसी भी कीमत पर, साम दाम दंड भेद। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन टीम की बात करेंगे, क्रिकेट टीम। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम हमेशा से एक बड़ी क्रिकेट टीम रही है, मजबूत क्रिकेट टीम रही है। हर मैच को उन्होंने जीता है, लेकिन बहुत सारे मैचेस में उन्होंने बेईमानी भी करी है जीतने के लिए। तो वो कैसे हैं? क्राफ्टी हैं। वो कैसे हैं? क्राफ्टी है, क्योंकि उन्होंने क्लेवर, वे चतुर थे अचीव करने में, प्राप्त करने में, लेकिन उनके तरीके कई बार कैसे हो गए? अनफेयर और डिसऑनेस्ट। मतलब उन्होंने बेईमानी का दामन थाम लिया सफलता के लिए। तो ऐसे लोगों के लिए आता है क्राफ्टी, धूर्त। इसको अगर आप हिंदी की तरफ लेकर के जाएं तो इसके लिए वर्ड क्या आ जाता है? धूर्त। एग्जाम्पल आपने लिखा पॉलिटिशियंस आर यूजुअली क्राफ्टी। जी हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त सेंटेंस यहाँ आपने को मिला कि जो राजनेता होते हैं वो सामान्यतः धूर्त होते हैं। जब भी चुनाव आते हैं तो उन्हें अपने वोटों से मतलब होता है और वो इस तरीके के वादे करते हैं कि जनता उनके चंगुल में फंस जाती है। तो ये यहाँ से हमने याद कर लिया, पॉलिटिशियंस आर यूजुअली क्राफ्टी। सिनोनिम्स क्या है दोस्तों? कनिंग, श्रूड, स्लिक और डिसीटफुल। ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। इन शब्दों का अर्थ भी क्या है? कपट और धूर्तता जो है जिनमें भरी हुई है। कनिंग, श्रूड, स्लिक और डिसीटफुल उनको हम बोलते हैं। विलोम शब्द, भाई बेईमान का अपोजिट क्या होगा? ईमानदार। बेईमान का अपोजिट क्या होगा? ईमानदार। तो इसके एंटोनिम्स क्या हो गए? ऑनेस्ट, ओपन, स्ट्रेट फॉरवर्ड। कि जो व्यक्ति जो दिल में है वही जुबान पर है, कोई मिलावट नहीं है, कोई कपट नहीं है। तो ये सारे एंटोनिम्स हो गए जिसके दोस्तों क्राफ्टी के। किसके एंटोनिम्स हो गए? क्राफ्टी के। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड हमारी स्क्रीन पर है एम्पल। एम्पल का अर्थ होता है दोस्तों मोर देन इनफ, अर्थात पर्याप्त, आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक। जितनी हमें आवश्यकता है उससे अधिक अगर हमें कोई चीज़ मिली हुई है तो उसको हम लोग बोलते हैं एम्पल। एग्जाम्पल हमने क्या लिया? वी हैव एम्पल मनी फॉर द ट्रिप। कि हमारे पास क्या है? पर्याप्त धन है। किसके लिए? ट्रिप के लिए। ट्रिप मतलब कोई भी आपने जो है पिकनिक वगैरह कोई यात्रा जो है प्लान कर रखी है तो उसके लिए जो है आपने यहाँ पर यूज़ कर लिया ट्रिप। तो सेंटेंस है वी हैव एम्पल मनी फॉर द ट्रिप। कि हमारे पास ये जो हमने ट्रिप प्लान करी है, छोटी सी जो जर्नी प्लान करी है, जो हम पिकनिक प्लान कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास पर्याप्त पैसा है। इसके सिनोनिम्स क्या हैं दोस्तों? अबंडेंट, एडिक्वेट, बाउंटीफुल, प्रोलिफिक, प्लेंटीफुल। दोबारा देखिए, अबंडेंट, एडिक्वेट, बाउंटीफुल, प्रोलिफिक, प्लेंटीफुल, ये सारे इसके क्या हैं? सिनोनिम्स है। विलोम शब्द क्या हो गया? कि भाई किसी चीज़ की कमी है, पर्याप्त नहीं है। तो मीगर, स्कैर्स, स्पेर्स, ये इसके एंटोनिम्स हो गए। मीगर, स्कैर्स, स्पेर्स, ये इसके क्या हो गए? एंटोनिम्स हो गए। दोस्तों इसको याद रखने की एक ट्रिक जो मुझे समझ में आई वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ट्रिक जो मुझे समझ में आई वो ये समझ में आई, इसको एप्पल से याद कर लो। एम्पल को एप्पल से, कि भाई पिताजी जो है वो एप्पल का एक बड़ा बोरा भर कर के लेकर आ गए। तो एप्पल जो है हमारे पास पर्याप्त यानी आवश्यकता से अधिक मात्रा में
मौजूद हैं। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर लीजिए एम्पल को एप्पल से, कि हमारे पास एप्पल जो है उनका एक बोरा है, तो मोर देन सफिशिएंट है, पर्याप्त है, मोर देन इनफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास जो शब्द है दोस्तों वो है एबहॉर। वर्ब है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नजर आ रहा है आपको। एबहॉर का मतलब होता है टू हेट समथिंग वेरी मच। हिंदी में हम बोल सकते हैं घृणा करना, नफरत करना। तो नफरत करना या घृणा करना जो है अबहॉर कहलाता है। सेंटेंस हमने क्या बनाया, आई अबहॉर द टेस्ट ऑफ कॉफ़ी, कि मैं जो है घृणा करता हूँ, नफरत करता हूँ किसके स्वाद से, कॉफ़ी के स्वाद से, बड़ी कड़वी लगती है। ठीक है, सिनोनिम्स क्या लिखे दोस्तों, लोथ, डिटेस्ट, डेप्लोर, एबोमिनेट। दोबारा सुनिए क्या कहा, लोथ, डिटेस्ट, डेप्लोर, एबोमिनेट। अब अपोजिट क्या होगा, नफरत का अपोजिट होगा प्रशंसा करना, किसी से प्रेम करना, किसी को पसंद करना। तो इसके एंटोनिम्स क्या हो गए, एडमायर, चेरिश, लाइक, लव। ठीक है, ये इसके क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमने वर्ड जो याद किया वो याद किया अबहॉर। ठीक है, अब इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं उसकी एक ट्रिक जो मुझे समझ में है वो आपसे शेयर कर देता हूँ। अबहॉर को याद करिए भोर। भोर जो है अर्ली मॉर्निंग को बोला जाता है, और इसके लिए एक अच्छा फ्रेज भी है जो प्रेपोजिशंस में अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एट डॉन। अर्ली मॉर्निंग, भोर का समय जो है उसको एट डॉन जो है फ्रेज से भी बताया जाता है। तो यहाँ कई बार पूछ लिया जाता है प्रेपोजिशन, तो डॉन के साथ हमेशा एट आएगा। तो अबहॉर को इस तरीके से याद रखिए कि बहुत सारे लोगों को भोर यानी अर्ली मॉर्निंग उठने से या जागने से क्या होती है, नफरत होती है। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें सुबह जल्दी उठना पसंद होता है, और जो पसंद होता है जिनको, जो उठते हैं वही सफल होते हैं। ठीक है, तो अबहॉर यानी भोर, भोर से रिलेट कर दीजिए कि भोर मतलब अर्ली मॉर्निंग उठने से क्या है, नफरत है। तो अबहॉर का मीनिंग क्या हो जाएगा, टू हेट समथिंग यानी किसी चीज़ से घृणा करना। आइए आगे बढ़ते हैं, और अगला वर्ड आपकी स्क्रीन पर है पेरिलस। देखो दोस्तों, पेरिलस की अगर बात करें तो OUS सफिक्स आपको यहाँ नज़र आ रहा है। OUS सफिक्स से ख़त्म होने वाले एडजेक्टिव होते हैं, विशेषण होते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, बहुत जगह ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक और वर्ड आपके लिए लिख देता हूँ, फेमस। फेमस में कौन सा सफिक्स नज़र आ रहा है, OUS। तो फेमस भी आपका एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। फेमस का अर्थ है लोकप्रिय, जबकि पेरिलस का अर्थ है खतरे से भरा हुआ, फुल ऑफ डेंजर। खतरे से भरा हुआ, खतरे से भरा हुआ, खतरे से भरा हुआ। सेंटेंस क्या लिखा दोस्तों, द कंट्री इज इन अ पेरिलस स्टेट, कि देश जो है वो एक कैसी स्थिति में है, खतरनाक स्थिति में है। क्या मीनिंग है सेंटेंस का, द कंट्री इज इन अ पेरिलस स्टेट, कि जो देश है वो कैसी स्थिति में है, खतरनाक स्थिति में है। सिनोनिम्स हमने क्या लिखे, प्रिकैरियस, मेनेसिंग, हैजार्डस, ट्रैकरस। दोबारा सुनिए क्या कहा, प्रिकैरियस, मेनेसिंग, हैजार्डस, ट्रैकरस। ये सारे किसके सिनोनिम्स हैं, पेरिलस के। एंटोनिम्स क्या है, सेफ, सिक्योर, इनोकुअस यानी कि सुरक्षित। भाई खतरा नहीं है तो सुरक्षित है, सिंपल सी बात है। तो ये सारे एंटोनिम्स की तरह काम करेंगे। एक चीज़ और समझ लीजिएगा, पैरिल वर्ड जो है वो पैरिलस का नाउन फॉर्म है। पैरिल का मतलब होता है डेंजर यानी कि खतरा। पैरिल का मतलब होता है डेंजर यानी कि खतरा। तो पैरिलस जो वर्ड है दोस्तों, यहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं। पैरिलस एडजेक्टिव है, कोई चीज़ जो खतरनाक है, खतरे से भरी हुई है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पैरिलस। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड हमारे पास आ गया स्टेसी। वर्ड क्या है, स्टेसी। स्टेसी जो है नाउन है, इसका मतलब होता है अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, अत्यंत
अत्यंत प्रसन्नता, अत्यंत प्रसन्नता, अति आनंद, अति आनंद। तो कोई ऐसी सिचुएशन जहां पे आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, हैप्पी हैं, तो उसके लिए बोला जाता है इस्टेसी। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस। इसके लिए एक ईडियम भी मुझे याद आ रहा है, ऑन क्लाउड 9। क्या ईडियम है? ऑन क्लाउड 9। तो ऑन क्लाउड 9 ईडियम का मीनिंग भी होता है बहुत ज़्यादा खुश होना। एक और ईडियम यहाँ से रिलेट करता है, वो ईडियम है आपका एट दी 7th हेवन। क्या ईडियम है? एट दी 7th हेवन। तो एट दी 7th हेवन और क्लाउड 9 दोनों ईडियम्स का भी मीनिंग क्या है? अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, कि बहुत ज़्यादा खुशी या प्रसन्नता की जो परिस्थिति है। तो इसके एग्जाम्पल में हमने लिया माई फादर वॉज इन स्टेसी व्हेन आई गॉट अ गवर्नमेंट जॉब, कि मेरे पिताजी जो थे वो अति आनंद में थे, बहुत प्रसन्न थे जब मुझे क्या मिली थी? सरकारी नौकरी मिली थी। बहुत ही आसान सा वाक्य है। सिनोनिम्स हैं ब्लिस, पैराडाइज, यूफोरिया, ज़्यूबिलेशन। दोबारा सुनिए क्या कहा? ब्लिस, पैराडाइज, यूफोरिया, ज़्यूबिलेशन। बोलते रहिए, ब्लिस, पैराडाइज, यूफोरिया और ज़्यूबिलेशन। और विलोम शब्द भाई प्रसन्नता का अपोजिट क्या हो सकता है? दुख, पीड़ा, निराशा। तो माइजरी, वो और सोरो जो है ये इसके क्या हो गए? एंटोनिम्स हो गए, विलोम शब्द हो गए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसको, और आपका वर्ड नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। वर्ड है रिसाइन। रिसाइन जो है पार्ट ऑफ स्पीच इसका क्या है? वर्ब। दोबारा सुनिए, वर्ड क्या है? रिसाइन। वर्ब है ये। इसका मतलब होता है टू ऑफिशियली स्टेट दैट अ लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, डिसीजन इज नो लॉन्गर वैलिड। आधिकारिक रूप से ये कह देना, ये बता देना कि कोई कानून, कोई एग्रीमेंट यानी समझौता या कोई निर्णय जो है वो अब वैलिड नहीं है, मतलब वो अब सही नहीं है, ट्रू नहीं है। तो मतलब किसी चीज़ को निरस्त कर देना, इसका जो हिंदी मीनिंग आ जाएगा वो हो जाएगा किसी चीज़ को निरस्त कर देना। आसान भाषा में अगर मैं बोलूँ तो किसी चीज़ को बैन कर देना, दैट इज नोन एज रिसाइंड। एग्जाम्पल आपने लिया, द गवर्नमेंट हैज़ पावर टू रिसाइन एनी पॉलिसी। सरकार के पास शक्ति है कि वो किसी भी योजना को किसी भी समय क्या कर सकती है? रिसाइन कर सकती है, बैन कर सकती है, रोक सकती है, बंद कर सकती है। सिनोनिम हमने लिखे एनल, एब्रोगेट, रिपील और रिवोक। ये इसके पर्यायवाची है, एनल, रिवोक, रिपील, एब्रोगेट। विलोम शब्द क्या है कि भाई आपने किसी चीज़ को क्या कर दिया? मान्यता दे दी, किसी चीज़ को लागू कर दिया, किसी कानून को जो है अथॉरिटी दे दी। तो लीगलाइज, सैंक्शन और वैलिडेट, ये इसके एंटोनिम्स हो गए। इसको याद रखने का एक ट्रिक मुझे थोड़ी समझ आई तो वो आपके साथ शेयर किए देता हूँ। रिज़ाइन से याद रख सकते हैं। अक्सर हम लोग जो है रिज़ाइन करते हैं ऑफिस से, कार्यालय से, तो इसका अर्थ ये होता है कि अब हम लोग आगे जो है वहाँ काम नहीं करना चाहते या काम नहीं करेंगे। तो रिज़ाइन को रिसाइन से सेम थोड़ा सा इनका साउंड है, तो रिज़ाइन, रिसाइन। तो रिसाइन को रिज़ाइन से कनेक्ट कर लीजिए कि मतलब आपने रिज़ाइन कर दिया, मतलब वो चीज़ अब ख़त्म हो गई है, एक तरीके से बैन हो गई है, प्रतिबंधित हो गई है, अब आगे जो है आप उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गया होगा। और इसी के साथ आज का अंतिम वर्ड आपकी स्क्रीन पर है। वर्ड है दोस्तों ओप्यूलेंट। वर्ड क्या है? ओप्यूलेंट एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है रिच इन अपीयरेंस, जो दिखने में जो चीज़ बहुत ज़्यादा रिच लगे, धनी लगे, समृद्ध लगे, उसको हम लोग ओप्यूलेंट बोलते हैं दोस्तों। समृद्धि या समृद्ध हम लोग हिंदी में इसको बोल सकते हैं। एग्जाम्पल क्या लिया? ही हैज़ ऑलवेज होप्ड टू लिव एन ओप्यूलेंट लाइफ, कि उसने हमेशा ये उम्मीद करी है, उसकी हमेशा ये उम्मीद रही है कि वो कैसा जीवन व्यतीत करे? समृद्ध जीवन व्यतीत करे, एक आरामदायक जीवन व्यतीत करे, धन दौलत हो, ऐशो आराम हो। सिनोनिम्स हमने लिए लेविश, एफ्लुएंट, लग्जरियस,
सम्पटुअस। क्या सिनोनिम्स लिए? लेविश, एफ्लुएंट, लग्जरियस, सम्पटुअस। और विलोम शब्द एंटोनिम क्या हुआ? पुअर, इकोनॉमिकल। भाई धनवान या धन नहीं है तो क्या होगा? ऑब्वियसली भाई गरीबी से संबंधित है, तो गरीब या पुअर या गरीबी, ये इसके क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे। ओपुलेंट को याद रख सकते हैं दोस्तों, एक ट्रिक यहाँ पर बन सकती है। ओपल, ओपल एक वर्ड है। ओपल जो है ये एक तरीके का स्टोन है जो बड़ा ही कीमती है, रेयर है। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने उंगलियों में जो है अलग अलग रंग के पत्थर पहनते हैं अलग अलग परेशानियों से जो है छुटकारा पाने के लिए। तो ओपल जो है वो एक पत्थर है जो कीमती पत्थर होता है, तो वहाँ से रिलेट कर लेंगे कि ओपल जो है वो एक प्रीशियस स्टोन होता है। तो ओप्यूलेंट, ओपल से निकला, ओप्यूलेंट मतलब रिलेटेड टू वेल्थ, रिलेटेड टू मनी, धन और समृद्धि से संबंधित। तो इसी के साथ दोस्तों ये अंतिम वर्ड हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा है और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से सीखने को मिली है। अगर सेशन आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हाँ, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हम तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि हम और बेहतर चीज़ें आपके लिए कर सकें। थैंक यू सो मच।